तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर ली एक वेपन को फैंग को दिखाते हुए कहते हैं ये पूरे 32 केजी का है और ये 6 फीट का है। ये छोटा भी हो सकता है और तुम इजीली इसे कहीं भी लेकर जा सकते हो। ये सुनकर फैंग सोचता ये तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। तभी मिस्टर लू बताते हैं ये सिर्फ 320 पॉइंट्स का है। ये सुनते ही फैंग के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और कहता है 320 पॉइंट मतलब कि 10 मिलियन। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल से 150 पॉइंट सही रहेगा। ये सुनकर मिस्टर ली गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो, लोगों से ऐसे बार्गेन नहीं किया जाता। तब फैंग अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है मेरे पास इतना ज्यादा पॉइंट नहीं है, क्या आप मेरे लिए इसकी वैल्यू कम नहीं कर सकते। तब वो गुस्सा करते हुए कहते हैं मैं सिर्फ 20 पॉइंट कम कर सकता हूँ, अगर तुम्हें 300 पॉइंट में लेना है तो ले लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फैंग रोते हुए कहते नहीं सिर्फ 150 पॉइंट। तब मिस्टर ली कहते हैं कि ये तुम्हें लोकल मार्केट दिख रहा है जो तुम बार्गेनिंग कर रहे हो, मैंने खुद इसे 250 पॉइंट में खरीदा है और मैं तुम्हें 150 पॉइंट में कैसे दे दूं। फिर फैंग कहता है मैं तो आपका बहुत पुराना कस्टमर हूँ तो मुझे डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना। जिस पर मिस्टर ली बोलते हैं तुम्हारे सपनों में डिस्काउंट मिलेगा। और 10 मिनट के बहस के बाद मिस्टर ली उसे 150 पॉइंट में दे देते हैं और उसके जाने के बाद कहते हैं ये लड़का बार्गेन करने में बहुत अच्छा है, इससे तो मेरा लॉस ही हुआ है मगर मैं अभी क्या ही कर सकता हूँ। ये बच्चा जिद पे अड़ चुका है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट अपने पॉइंट नहीं बचाते मगर ये सोच समझ कर यूज करता है अपने पॉइंट्स को। इसने कैश का यूज किया, इसका मतलब कि सही में इसके पास पॉइंट्स नहीं है। तभी वो देखते हैं कि उसने पिल्स भी खरीदा है और उस पर भी डिस्काउंट ले रहा है। ये देखकर वो शॉक्ड होते हैं। अब फैंग सीधा प्रैक्टिस हॉल पहुंचता है जहाँ शैन कहता है मैंने तुम्हें कुछ और दिन नहीं देखा, इतने में ही तुम नया वेपन ले आए। ये सुनकर फैंग कहता है आज न्यू कैप्टन चूज करने का दिन है इसीलिए मैं नया वेपन लेकर आया हूँ। तभी लू आकर कहती है ये मत समझना कि सिर्फ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तब डिंग भी कहता है मैं भी इतने टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इस बार मैं क्लास प्रेसिडेंट बनूंगा। तभी फैंग उसे लात मार देता है जिस कारण से वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है। तब फैंग उससे पूछता है मैंने तो वेपन का यूज भी नहीं किया फिर भी तुम ऐसे जमीन पे पड़े हो। वैसे लुई क्या तुम इस बार मेरे से फाइट भी करने वाले हो या फिर नहीं। तब लुई अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहता है मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं क्लास की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। अब हम फैंग और यूमे को सरीना के घर पे देखते हैं जहाँ सरीना कहती है स्पैरिंग कंपटीशन के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है और अभी तुम दोनों ही बहुत ज्यादा वीक हो। यूमे तुम जाओ और रैंक 2 का ब्लड पिल खा लो और जल्दी से बोन फॉर्जिंग स्टार्ट करो। तुम्हें एक पिल खाना होगा हर 2 दिन में, ऐसा करने से शायद तुम कंपटीशन से पहले टॉप रैंक फर्स्ट बन जाओ। ये सुनकर फैंग एक महीने के पिल्स का कॉस्ट काउंट करने लगता है। अब उसे पता चलता है ऐसा करने में कम से कम उसे 300 पॉइंट चाहिए जो कि मेरे वेपन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इधर यूमे हाँ में जवाब देती है और जल्दी से बोन फॉर्जिंग करने चली जाती है। फिर सरीना उसे हर रात आकर यहाँ पे कल्टीवेट करने को बोलती है। फैंग सोचने लगता है यूमे बहुत ही अमीर है। फिर फैंग सरीना से पूछता है अच्छा बताओ मैं क्या करूँ, जिस पे सरीना कहती है तुमने हाई ग्रेड का टेक्निक सीखा था ना। तब वो हाँ में जवाब देते हुए अपनी तारीफ करने लगता है। फिर सरीना उसकी बातों को काटते हुए कहती है एक बार इन टेक्निक्स को देखो जो कि मेरे पास है और यहाँ पे कुछ बॉक्स है। तब फैंग पूछने लगता है ये सब क्या है और इसका क्या करना है। तब सरीना उसे अपनी डायरी देते हुए कहती है जो लेग टेक्निक तुमने सीखा था वो लो ग्रेड का टेक्निक था, इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम इसे समझकर सीख जाओगे और कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे आके पूछ लेना। डायरी का नाम था खूनी ब्लेड। ये नाम सुनकर फैंग सोचता है आखिर ये किसने लिखा है। तब सरीना उससे कहती है इस टेक्निक को इस सिटी के बॉस ने लिखा है जिसका नाम जी हैंग है और वो 6 रैंक पर थे। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि तुम सीख सकते हो। ये मत सोचना कि वो अभी ओल्ड है, जब वो यंग हुआ करते थे तब वो अपनी आंखों को मेरे ऊपर से हटा भी नहीं पाते थे। रोमांस एर्सोनिस्ट के नाम से जानी जाती थी। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और फैंग सिर्फ यस यस में जवाब दे रहा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद फैंग को पता चलता है टोटल 7 ब्लड टेक्निक होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग है कॉम्बो स्लैशेस। उसके हर एक स्लैश पिछले वाले स्लैश से स्ट्रॉन्ग होता है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना ब्लड और क्यूआई है। लास्ट वाले स्लैश में सबका सब ब्लड क्यूआई खत्म हो जाता है, अगर तुम लास्ट स्लैश को यूज करते हो तो सामने वाले बंदे की मौत कंफर्म है। फैंग टेक्निक्स को देखते हुए कह रहा था ये तो बहुत ही आसान है। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है मेरे पास तो इनफाइनाइट ब्लड क्यूआई है, मतलब मैं पूरी लाइफ स्लैश का यूज कर सकता हूँ। कंपटीशन का टाइम मेरा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, मैं पहले से ही इस न्यू टेक्निक को यूज करने के लिए रेडी बैठा हुआ हूँ। चलो अब फुटवर्क टेक्निक को देखा जाए। फिर वो सोचता है मैं अपने फुट टेक्निक का यूज अपने ओपोनेंट से भागने के लिए करूंगा। फिर वो एक कॉन्जिंग टेक्निक को देखता है और सोचने लगता
है आखिर मैं इसे प्रैक्टिस कैसे करूँ। फिर वो प्रैक्टिस करके थक जाता है मगर उसे समझ नहीं आता। तब वो जिन वोंग को कॉल करके इस बारे में पूछता है। तब वो कहता है इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने माइंड को अपने सेंटर को वेट के पास रखना होगा। स्कूल में एक छोटा सा लेक है ना, जाओ वहां पर और सरफेस पर चलने का ट्राई करो। ध्यान रखना कि तुम्हारा कोर बैलेंस बने रहे और तुम्हारे घुटने पानी के अंदर नहीं जाने चाहिए। ये सुनकर फैंग उसे थैंक्स बोलने लगता है, जिस पर वोंग कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं पूछना तो कॉल रखता हूँ, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ। फिर वो कॉल को कट कर देता है। फिर फैंग सोचता है कि मैं तो इसे न्यू टेक्निक के बारे में बताना चाहता था जो मैंने हाल ही में सीखा है। इधर डंजियन के पास खड़ा वोंग सोचता है इस फैंग को बिल्कुल भी नहीं पता कब कॉल करना चाहिए और कब नहीं। तब उसका दोस्त कहता है सही टाइम पे तो कॉल किया था उसने। जैसे ही हम डंजियन के अंदर घुसेंगे वैसे ही हमें सिग्नल आना बंद हो जाएंगे। तब वोंग कहता है 5 महीने बिताने के बाद फाइनली हमने ट्राइब मेंबर को मार ही दिया, अब सिर्फ रैंक 5 का लीडर बचा हुआ है। चलो उसे खत्म करके यहाँ से निकलते हैं। हम बहुत सारे रैंक 4 क्रिएचर्स की डेड बॉडी लाए हैं, इससे हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे और इस ट्राइब के लीडर को मारने के बाद हमारे पास अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे और मैं डंजियन को छोड़ने के बाद रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। फिर वोंग कहता है अपना गार्ड डाउन मत करो और ना ही मुझे करने दो। अब हम कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं जहां वो कह रही थी तुमने उस इंसान को देखा जो विंटर्स में भी स्विमिंग कर रहा है। तब दूसरी कहती है हाँ मैंने देखा मगर समझ नहीं आ रहा आखिर वो हर दिन स्विमिंग क्यों कर रहा है। मुझे नहीं पता आखिर वो किस डिपार्टमेंट से है मगर वो कितना फनी है, कहीं उसके दिमाग में खराबी तो नहीं है। हमें पता चलता है वो सब फैंग के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो पूल से बाहर आते हुए सोचता है क्या वो सब मेरा मजाक बना रही है। अभी हाल ही में जो मैंने ब्लेड टेक्निक को सीखा है उसमें एक स्लैश का मतलब 35 ब्लड क्यू आई है और मुझे रिकवर होने के लिए कम से कम 35,000 का वेल्थ यूज करना पड़ता है। मगर रिकवरी के लिए और भी पिल्स और लिक्विड आते हैं जिनके कीमत मिलियंस में है। पैसे तो मैं वापस कमा लूंगा मगर इज्जत नहीं कमा पाऊंगा, हर कोई मुझे अभी पागल समझ रहा होगा। अब हम देखते हैं फैंग गुस्से में अपने मैनेजर के साथ दूसरे कंपनी में जा रहा था। उस कंपनी ने फैंग की कंपनी को उसका काम करने से रोक दिया था। फैंग मनी मन सोच रहा था चलो अब मैं गुस्से में भी हूँ और मैं अपना न्यू टेक्निक उस इंसान पर यूज कर पाऊंगा। तभी दूसरे कंपनी का बॉस शैंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसपे फैंग पूछता है आपने हमारी कंपनी को काम करने से क्यों रोका है। तब शैंग बोलता है मिस्टर फैंग अपने आसपास देखो, मैं रैंक 2 पर हूँ और तुम रैंक 1 पर। तुम्हारी कंपनी को इतनी छोटी प्रॉब्लम आई है फिर भी तुम मतलब बॉस यहाँ पर चलकर आए हो। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे जैसे छोटी कंपनीज की हेल्प कर देनी चाहिए। तब फैंग कहता है कि हम दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट हैं तो क्यों ना बातों को छोड़कर दोनों ही फाइट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। अगर मैं हार गया तो मेरी कंपनी काम करना बंद कर देगी और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी कंपनी को अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। फिर वो कहता है तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ऐसा किया जाए कि अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी कंपनी को 2 मिलियन में खरीद लूंगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 3 मिलियन में अपनी कंपनी तुम्हें बेच दूंगा। फिर इन दोनों में फाइट स्टार्ट होता है जहाँ शैंग अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करता है मगर फैंग उसके अटैक को काउंटर कर देता है। ये देखकर शैंग सोचता है क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा हाथ क्यों सूझ रहा है। तभी फैंग उसके ऊपर अपने वेपन्स को रखते हुए उसे मार के नीचे गिरा देता है और सोचता है कि सोसाइटी में रहने वाले मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कमजोर होते हैं। फिर फैंग कहता है तुम हार गए, क्या तुम सही में रैंक 2 पर हो और तुम सही में मार्शल आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट हुए हो। जिस पे शैंग कहता है हार गया, लेकिन तुम मेरे स्कूल को बीच में क्यों ला रहे हो, तुम मेरे स्कूल को अंडर एस्टिमेट मत करो। तब फैंग कहता है कोई भी किसी भी मार्शल आर्टिस्ट स्कूल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है मगर तुम मैजिक स्कूल को कभी भी कम मत समझना। फिर वो जाते हुए कहता है मैनेजर आज से तुम शैंग की कंपनी को संभालोगे। ये सुनकर मैनेजर भी खुश होते हुए सोचता है बॉस तो बहुत ही पावरफुल है। तभी फू आकर फैंग को बताता है जो अभी आर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाला है वो टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट होगा और उसमें खाली खून ही खून होगा, क्या उसे नॉर्मल पीपल को दिखाना सही रहेगा। तब फैंग कहता है क्या तुम्हें अभी पता चला। तब वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, मैं पूरे रात दिन मेहनत कर रहा था ताकि मैं पीक रैंक पर पहुंच जाऊं और अब तेरा भाई रैंक 1 पीक पर पहुंच चुका है। अगर तुझे कोई हेल्प चाहिए होगा तो मुझे बता दियो। ये सुनकर फैंग कहता है मैं तो रैंक 2 पर पहुंचने का सोच रहा था। ये सुनकर तो फू के अरमानों पर पानी फिर जाते हैं। फिर फैंग कहता है टीचर सरीना ने मुझे पहले ही बता दिया था ये ब्रॉडकास्ट होगा टीवी पर। स्कूल ट्राई करेगा कि कंपटीशन में ज्यादा खून ना हो और ना ही ज्यादा लोगों की जान जाए और हो सकता है कि स्टेज पर ग्रैंड मास्टर भी हो। मुझे लगता है हम सेफ है। तफू कहता है मैंने सुना था तुम्हारा पूरा परिवार मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, अगर वो तुम्हें स्टेज पर इंजर्ड होते हुए देखेंगे तो वो तुम्हारी बहुत ही चिंता करेंगे। ये सुनकर फैंग कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी फैमिली दूसरों से बहुत अलग है। मेरी फैमिली मुझे दूसरों को मारते हुए देखने वाली है।
मैं अपने दुश्मन को कुत्ते की तरह धो दूंगा। अब हम फैंग को उसके डॉम में देखते हैं, जहां उसकी बहन युआन का कॉल आता है और वो कहती है मुझे भी मैजिक स्कूल में आकर कंपटीशन को देखना है। तुम तो वहाँ के स्टूडेंट हो तो तुम्हें आसानी से टिकट मिल जाएगी। तब फैंग पूछता है तुम्हारी जैसी बच्ची को इस कंपटीशन के बारे में कैसे पता? तब वो कहती है कि न्यूज में साफ साफ दिखाया गया था ये कंपटीशन मैजिक स्कूल में होगा और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम होगा और इसके टोटल 5,000 टिकट है। वैसे भाई टिकट का प्राइस बहुत ज्यादा होंगे ना, ओरिजिनल प्राइस उसका 100 है, मगर यहाँ पर मैं उसे 1,000 में बेच सकती हूँ। अगर हम पूरे 5,000 टिकट खरीद लेंगे तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तब फैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें सभी टिकट मिल जाएंगे? ये सुनकर वो अपने भाई को यूजलेस बोलने लगती है। तब फैंग उससे पूछता है तुम्हारा फाइनल एग्जाम आने वाला है, मगर क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? क्या तुमने पूरा होमवर्क कर लिया या फिर स्कूल में ट्रेनिंग इजी होने लगा है या तुम्हें ट्रेनिंग इजी लगता है? चलो अगर तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगी तो मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा और अगर तुमने बेकार परफॉर्म किया तो तुम्हें विंटर ब्रेक तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करना पड़ेगा। ये सुनकर युआन कहते हैं ठीक है बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे पढ़ने जाना है। तब फैंग सोचता है उसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे मुंह पर फोन काट रही है, ये पढ़ने के अलावा सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचती है। समझ नहीं आ रहा ये सब कहाँ से सीख रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लायन को देखते हैं जो कहते हैं आज तुम सबका लास्ट डे है, कंपटीशन से पहले मैं तुम सबको इकट्ठा कर रहा हूँ। 10 बच्चों का ग्रुप 5-5 में डिवाइड होगा। पहले 5 बच्चे मेन ग्रुप के होंगे और बाकी के 5 सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर मेन ग्रुप का बच्चा इंजर्ड होता है या फिर उसका छुआ ब्लड खत्म हो जाता है तब सब्स्टिट्यूट वाला बच्चा उसकी जगह ले लेगा। और मेन ग्रुप में होंगे फैंग, ली, डिंग, लुई और टैंग और टीम का कैप्टन होगा फैंग और बाकी के 5 बच्चे सब्स्टिट्यूट में होंगे। तभी यूमे कहती है टीचर मैं भी मेन ग्रुप में रहना चाहती हूँ और मैं अभी के अभी टैंग को चैलेंज करना चाहती हूँ। ये सुनकर टैंग हंसते हुए कहता है यूमे क्या तुम मुझे कमजोर समझ रही हो इन 5 में से? तो ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। देखते ही देखते प्रैक्टिस रूम फाइट का मैदान बन जाता है। दोनों ही अपने अपने वेपन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को काउंटर भी कर देते हैं। फिर टैंक सोचता है मैंने सबसे पहले अपने हाथों के बोन्स को रिफोर्ज किया है, तुम मेरे से आर्म स्ट्रेंथ के मामले में जीत नहीं पाओगी। तभी यू में अटैक करते हुए उसके पीछे चली जाती है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। ये देखकर सब सोचने लगते हैं आखिर ये इतना मेहनत क्यों कर रही थी। तभी फैंग को याद आता है कि सरीना ने कहा था यूमे को अपना बिजनेस संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये 1 महीने पहले टैंक से कमजोर हुआ करती थी मगर अब ये टैंक के बराबर हो गई है। इधर यूमे जल्दी से आती है और टैंक के ऊपर अटैक कर देती है जिसे टैंक रोकने का ट्राई करता है और सोचने लगता है इसने तो बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। फिर टैंक अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है यही तुम्हारा अंत है, मगर यूमे उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेती है जिस कारण से उसके हाथों से खून निकलने लगता है। फिर वो कहती है अभी मेरा अंत नहीं आया और अभी विनर भी डिसाइड नहीं हुआ। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। फैंग सोचने लगता है अब टैंक उसका सामना कर रहा है जो मरने से नहीं डरती और जीतना और हारना टैंक के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इधर टैंक घबराते हुए कहता है तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सेम टीम में हैं। मगर यूमे उसके स्वॉर्ड को अपने लात से मारते हुए जल्दी से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और जल्दी से जाकर उसके गले पे रख देती है। तब डैंग डरते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ, अब मैं आगे नहीं लड़ना चाहता। इस तरह से इस मैच की विनर यूमे बन जाती है और मेन टीम में भी शामिल हो जाती है। अब हम कंपटीशन का दिन देखते हैं जहां युआन कैमरा लेकर तैयार थी और आसपास देखते हुए कहती है ये कितना बड़ा जिम है और कितने सारे लोग आए हैं। तब अंकल टैन बोलते अच्छा तो ये वही जगह है जहां स्पैरिंग कंपटीशन होने वाला है और यहाँ पर बहुत से फेमस लोग भी आए हैं, ये कितना एक्साइटिंग है। तब युआन पूछती है अभी तक फैंग क्यों नहीं आया, ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। तब वो कहते हैं फैंग ने बोला है उसे कुछ काम है इसीलिए हमें उसका वेट करना चाहिए। फिर युआन बगल वाले सीट को देखते हुए कहती है फैंग अगर तुम्हें यहाँ नहीं बैठना तो तुम बता देते, मैं इस सीट को 2,000 नहीं 3,000 नहीं मैं इसे 5,000 में बेच सकती थी मगर मेरे पैसे पानी में चले गए। तभी किसी की आवाज आती है जो सभी को चुप रहने को बोलता है। फिर वो आगे कहता है ये एक स्पैरिंग कंपटीशन है ना कि कोई कॉन्सर्ट, जल्दी से हर कोई अपनी सीट पर बैठ जाओ और फालतू का इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये पहला कंपटीशन है जिसे पब्लिश किया जा रहा है इसीलिए हर कोई बिहेव करे
और शांत रहे, मैं अनाउंस कर रहा हूँ। फिर स्पैरिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। ये डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है और इनका नाम बाओ है और ये रैंक 7 के मार्शल आर्टिस्ट है। ये आज के कंपटीशन रेफरी होने वाले हैं। इधर युवान उन्हें देखकर सोच रही थी कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मगर फैंग कहाँ पर है? मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अनाउंस किया जाता है सभी लोग टीम्स का स्वागत करें। इस कंपटीशन में 4 टीम होगा। तो इसके रूल्स कुछ ऐसे है कि हर एक टीम 5 मेंबर को भेजेगा, 1 वर्सेस 1 का फाइट होगा और लूजर बाहर हो जाएगा और विनर मैच में कंटिन्यू करेगा। 4 टीम रैंडमली चूज किया जाएगा। लास्ट में फाइनल राउंड विनर को अनाउंस करेगा। फर्स्ट टीम मार्शल स्कूल है और इसमें फैंग था। उसे देखकर युवान चिल्लाते हुए कहती है, अंकल अंकल ये तो भाई है। ये देखकर अंकल भी हैरान थे और याद करते हैं 6 महीने पहले फैंग सिर्फ स्कूल कंप्लीट कर रहा था, मगर अचानक से वो मार्शल स्कूल ज्वाइन किया और रैंक फर्स्ट पर भी पहुंच गया। ऐसा मार्शल स्कूल जहां पर जीनियस भरे हुए हैं, वो इस स्कूल के कंपटीशन में भी हिस्सा ले रहा है। फैंग ने बहुत जल्दी इंप्रूव किया है। युवान चिल्लाते हुए कहती है, फैंग तो टीम का हिस्सा है, फिर उसने हमारे से ये बात क्यों छुपाई? अब टीम के कैप्टन फैंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो फैंग था। ये सुनकर युवान और गुस्सा करने लगती है और अंकल फैंग के लिए खुश थे। जिंगडू स्कूल का कैप्टन हान था। एट अलायंस का कैप्टन वी था। इधर यूमे और लुई सभी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। इधर फैंग सोचता है सभी रैंक फर्स्ट है, मगर सभी का स्ट्रेंथ बहुत ही अलग अलग है। मैं इन सभी को हरा सकता हूँ और पूरे एरिया में फेमस हो जाऊंगा। अब मार्शल अलायंस टीम्स के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका कैप्टन मिंग है और उसकी टीम में रैंक 2 के बंदे थे। अब टीम का इंट्रोडक्शन खत्म किया जाता है। फिर रेफरी उन्हें ड्रॉ करने को बुलाता है ताकि फर्स्ट राउंड डिसाइड किया जा सके। सबसे पहले फैंग जाता है चूज करने। ये देखकर युवान पूछने लगती है, अंकल क्या रैंक 2 स्ट्रॉन्ग होता है रैंक 1 से? क्या भाई खतरे में है? तब अंकल कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मार्शल अलायंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर युवान भगवान से प्रेयर करने लगती है, प्लीज मेरे भाई को बचा लेना और ये मार्शल अलायंस मेरे भाई से फाइट ना करे। इधर फैंग भगवान से कह रहा था, प्लीज मुझे मार्शल अलायंस से फाइट करने दीजिए ताकि मैं रैंक 2 वालों को हराकर पूरे टाउन में फेमस हो जाऊं। तभी वो बॉक्स से एक बॉल निकालता है जिसमें उसके ओपोनेंट टीम का नाम लिखा हुआ था। और अब उस ओपोनेंट का नाम जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। हमारे 100 के होने वाले ही है तो प्लीज करवा दो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।